नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम जो विज्ञान का एक टॉपिक है ऑप्टिक्स वो पढ़ रहे थे, प्रकाश, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। और लास्ट टाइम हमने बात की थी दर्पण, जो मिरर है उसके बारे में हमने बात कर रहे थे। हम दर्पण क्या होता है, जिसमें आपने बताया था कि कोई कांच का एक टुकड़ा होता है, उसके एक तरफ हम क्या कर दे, परावर्तक पॉलिश कर दे, तो वो टुकड़ा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, दर्पण के दो प्रकार हमने देख लिए थे, जिसमें पहला प्रकार कौन सा था, समतल दर्पण का, समतल दर्पण, और दूसरा प्रकार कौन सा था हमारा, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, समतल दर्पण। तो आज हम बात करेंगे कौन से दर्पण पे, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसकी जो परावर्तक सतह होती है या फिर परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समतल न होकर कैसा हो, गोलीय हो। ठीक है, जैसे इस प्रकार से मान लो आप। ठीक है, तो इस साइड का ये जो एक दर्पण का भाग मैंने बनाया है यहाँ पे, ये क्या है, गोलीय पृष्ठ है, और इधर वाला भी क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण है, ये कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार का होता है। नंबर एक तो हमारा कौन सा होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा मान लेते हैं हमें, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है हमारे पास, कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ये गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण के इस साइड में मैं परावर्तक पॉलिश कर रहा हूं, या तो चांदी की पॉलिश या फिर किसकी, निकेल धातु की पॉलिश कर दी। ठीक है, तो अब जो प्रकाश की किरण है वो कौन सी साइड में आके टकराएगी, इस दर्पण के इस वाले भाग पे, इस साइड में आएगी प्रकाश की किरणें। तो ये वाला जो भाग है, इस दर्पण के दो भाग है हमारे पास, एक तो इसका उभरा हुआ भाग है और एक अंदर धसा हुआ भाग है। जैसे इस साइड में, जिस साइड में हमने पॉलिश कर रखी है वो भाग क्या है, दर्पण का उभरा हुआ भाग है। ठीक है, और इस साइड में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका उभरे हुए भाग पे तो पॉलिश की जाती है और अंदर धसा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। यानी कि ये अंदर वाला भाग है, ये परावर्तन का कार्य करेगा। परावर्तन का कार्य का मतलब क्या हो गया, कि प्रकाश की किरणें है वो इसे भाग पे आके गिरेगी। तो उभरे हुए भाग पर तो पॉलिश करते हैं, और अंदर वाला भाग किसका कार्य करता है, परावर्तक का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो उसे में अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका उल्टा होता है, कि जो अंदर वाला भाग है इस पे तो पॉलिश करते हैं, यानी जो अंदर धसा हुआ भाग है इस पे तो मैं क्या कर रहा हूं, परावर्तक पॉलिश, तो प्रकाश की किरणें इस साइड में आके टकराएगी, तो ये वाला भाग किसका कार्य करेगा, परावर्तन का, जिसे क्या बोलते हैं हमें, परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ पे क्या कर रखी है हमने, पॉलिश कर रखी है। ठीक है, तो इन दोनों की ये तो हो गई परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है ना, उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव वास्तविक व उल्टे बनते हैं, और उत्तल दर्पण से कैसे बनते हैं, सीधे और आभासी। एक केस ऐसा आएगा इसमें अवतल दर्पण में, जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टे की बजाय कैसा बन जाएगा, सीधा और आभासी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो परिभाषा प्राप्त हो चुकी है कि अवतल दर्पण कौन सा होता है, कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर तो पॉलिश की जाती है, और जो अंदर वाला भाग है वो किसका कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो उसे हमें अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर तो परावर्तक पॉलिश की जाती है, और जो उभरा हुआ भाग है वो किसका कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ या फिर परावर्तन का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, और जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम थोड़ी सी इस दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हम देखते हैं, कि कौन कौन सी हमें कुछ पद होते हैं दर्पण से संबंधित, उसको याद रखना होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो कौन कौन से पद है वो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं। ध्रुव क्या होता है दर्पण का, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र। 3 नंबर पॉइंट हम देखेंगे, वक्रता त्रिज्या,
फिर 4 नंबर हम कौन सा देखेंगे, फोकस बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको, साथ में इसके दो नाम होते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है। फिर 5वां पॉइंट हम कौन सा देखेंगे इसमें, फोकस से दूरी। 6ठा पॉइंट हम इसमें क्या देखेंगे, दर्पण का द्वारक। ठीक है। ध्रुवे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक। ये 6 परिभाषाएं हम दर्पण से संबंधित पद होते हैं ये दर्पण के, वो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप, उसकी सहायता से हमें इसको पूरा समझ लेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक दर्पण है और इस साइड में मैं इस पे क्या कर रहा हूं, परावर्तक पॉलिश। तो मेरे पास ये दर्पण है, ये कौन सा प्राप्त हो गया, अवतल दर्पण। कैसे कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो अंदर वाले भाग पे क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस अंदर वाले भाग पे आके आपतित होती है, टकराती है। ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, हाँ एक परिभाषा और देख लो आप इसमें, मुख्य एक्स की। तो ये 7 परिभाषाएं छोटी छोटी ये देखेंगे, मुख्य एक्स। तो ये जो दर्पण है, इस दर्पण का यहाँ पे ये क्या है, इस दर्पण का मध्य बिंदु है। देखना ये दर्पण है मेरे पास, इसका मध्य बिंदु ये वाला भाग है। इस मध्य बिंदु को बोलते हैं पी। पी मीन ध्रुव, जिसे पोल भी बोलते हैं। ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या हो गई कि किसी गोलीय दर्पण का, दर्पण कैसा है, गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण के भाग में मैंने लिया है यहाँ पे अवतल दर्पण। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। तो एक परिभाषा क्लियर हो गई आपकी। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र की। अब ये वक्रता केंद्र होता है, इसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सेंटर ऑफ ए कर्वेचर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये जो गोलीय दर्पण है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। जैसे मान लो मैं कल्पना करूं तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एक कांच का गोला बन रहा है ऐसे, और इस कांच के गोले का एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि दर्पण की परिभाषा यही तो देखी थी हमने कि किसी कांच के टुकड़े पर पॉलिश करते हैं। तो ये जो कांच का टुकड़ा आपका दर्पण है, ये इस पूरे गोले का क्या है, कटा हुआ भाग है, जिसको हमने इमेजिन किया है कि ये हमारे पास क्या है, कोई कांच का गोला है। और गोले का यहाँ पे जैसे क्या मान लो, हम इसका क्या मान सकते हैं, केंद्र मान लेते हैं, क्योंकि जो बीच में होता है वो क्या होता है, इसका केंद्र होता है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, ये गोलीय दर्पण है ये वाला, इसको गोले का एक कटा हुआ टुकड़ा मान रहे हैं, और इस कटे हुए भाग का जो केंद्र है वही क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है। ध्यान से एक बार दोबारा देखो कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले का केंद्र बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। जिसको किस से डिनोट करते हैं, हमें सी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगली परिभाषा किसकी है, वक्रता त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, हमें त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या बताएंगे कि वक्रता केंद्र से लेके ये परिधि परित है, ये गोले की जो भाग है दर्पण का, ये पोल बिंदु है, यहाँ तक की दूरी। तो वक्रता केंद्र से लेके वक्र ध्रुव तक की जो दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं, आर रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है। वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा होगी, वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव दोनों के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब अगली परिभाषा है, ये बताने से पहले इसकी देख लेते हैं पहले मुख्य एक्स की। ये मैंने थोड़ा बाद में लिख दिया है, मुख्य एक्स। देखना एक ऐसी काल्पनिक एक्स या फिर एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो सी को पी से मिलाती है,
सी का मतलब वक्रता केंद्र, पी का मतलब है ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, मैंने ये नहीं बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी तो त्रिज्या हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या, और एक ऐसी एक काल्पनिक रेखा है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो वास्तव में होती नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र को ध्रुव पी से मिलाती है, उस रेखा या फिर उस एक्स को हम क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगली परिभाषा फोकसिंग बिंदु की। ये क्या हो गई, अब हमारे पास मुख्य एक्स, और इस मुख्य एक्स के बिल्कुल समांतर में कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, किसी प्रकाश स्रोत से निकल के आ रही है, और मुख्य एक्स है इसके देखना बिल्कुल एकदम समांतर है, ऐसे ये क्या है, समांतर है इसके। तो इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है, यहां पे टकराई, दर्पण से टकराते ही इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन, और परावर्तन होने से ये वापस इस साइड में आ जाएगी। यही तो है परावर्तन, कि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। तो यहां से इसका परावर्तन हो गया, और परावर्तन होने से ये प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तित हो गई। यहाँ पे तो ये आने वाली थी इसलिए आपतित किरण, और अब ये क्या है, परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण है, ये मुख्य एक्स से भी गुजर रही है। ये क्या है, हमारी मुख्य एक्स। मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है ना, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो कैसा, इसकी जो डेफिनेशन क्या हो गई कि मुख्य एक्स के, ये जो मुख्य एक्स के इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है, गुजरेगी हमेशा कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत होती है कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है। प्रतीत कैसे होगी, वो जब आपको इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है वो करवाऊंगा, प्रतिबिंब का निर्माण, तब हम उसमें देख लेंगे। तो जिस मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है इस फोकस बिंदु को। अब ध्यान से देखना, ये फोकस बिंदु एफ और ये ध्रुव पी, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ना, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, फोकल लेंथ भी बोलते हैं जिसे। तो क्या डेफिनेशन हो गई, फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी की परिभाषा हो गई। लास्ट डेफिनेशन क्या बची है हमारे पास, दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखना, ये जो दर्पण है हमारे पास, इतना भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। तो इसकी दो परिभाषा हो गई, आपको जो इजी लगे, जो आपको सरल लग रही है उसको आप याद कर सकते हो। कि एक तो मैं बोल सकता हूं कि दर्पण का वह भाग जिससे संपूर्ण परावर्तन की घटना घटित होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो यही तो भाग है, इसी से तो परावर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण इस साइड में आके इस दर्पण पे आपतित होगी, और आपतित होकर वापिस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा कि गोलीय दर्पण की, ये क्या है, एक वृत्ताकार सीमा रेखा ही है, वर्ताकार सीमा रेखा है ना। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि इस साइड में क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। तो गोलीय दर्पण की वर्ताकार सीमा रेखा का जो परावर्तक पृष्ठ है उसको क्या बोलते हैं हम, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है, दर्पण का द्वारक। तो ये हमारे पास कितनी परिभाषा हो गई, टोटल 7 परिभाषा हो गई। छोटे छोटे पद है जो आपको आने जरूरी है, क्योंकि अपना टॉपिक है वो क्या है, ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स के 2 भाग होते हैं, मैंने आपको पहले नहीं बताया, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशी की, और वेव ऑप्टिक्स कौन सी हो गई, तरंग प्रकाशी की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो किसका चल रहा है अभी, किरण प्रकाशिकी का, ठीक है, जिसमें ये आपको आनी जरूरी है। तो ये आपके पास है 7 छोटी छोटी परिभाषाएं हो गई जो आगे बढ़ने के लिए आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला। अब हम देखेंगे
कि जो गोलीय दर्पण है उससे प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी कि अलग अलग कंडीशन में हम वस्तु को रखेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कौन सी कंडीशन पे कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी। तो वो पढ़ने से पहले आपको 4 नियम बताता हूं मैं दोनों दर्पण के लिए। वो 4 नियम अगर आप याद कर लेते हो अच्छे से तो मैं फिर आपको प्रतिबिंब बनाने की एक ट्रिक बताऊंगा। तो ये जो प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है ये बोर्ड की क्लास में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है ये। तो हमारे पास 2 दर्पण है, एक तो हमारे पास अवतल दर्पण है और दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 4 नियम। तो जैसे मान लो मेरा टॉपिक क्या है कि गोलीय सतह से, गोलीय सतह 2 प्रकार की हो गई, एक तो उत्तल और एक अवतल। गोलीय सतह से प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम, तो 4 नियम याद रखना। अवतल दर्पण के लिए ध्यान में रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना रहा हूं और उत्तल दर्पण के लिए इस साइड से ऐसे उत्तल दर्पण अंदर पॉलिश कर दी और इसके कौन सी साइड में पॉलिश कर देंगे, उभरे हुए भाग पर। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमने पहले पढ़ लिया, इसको आप क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पे ध्रुव पी बोलते हैं। उसी प्रकार ये इस दर्पण की क्या है, मुख्य एक्स। अंदर का जो भाग है वो क्या है, इसका काल्पनिक भाग है, तो इसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, इस दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि इस मुख्य एक्स के समांतर, इस मुख्य एक्स के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पे इसका परावर्तन हो गया। परावर्तन के पश्चात यानी इस दर्पण से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण सदैव कौन से बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से। ठीक है, कि मुख्य एक्स के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद सदैव इस एफ पॉइंट से गुजरती है और एफ पॉइंट को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस या फिर फोकस से बिंदु। अब इसमें सेम यही नियम इसमें लागू कर दो कि मुख्य एक्स के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी नहीं, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे ना तो हमें आती हुई प्रतीत कहां से हो रही है, एफ बिंदु से। एफ पॉइंट अंदर की तरफ ही होगा, इसको कल्पना करेंगे तो ये गोला बन रहा है और इसको करेंगे तो इस साइड में बन रहा है। ठीक है, तो केंद्र होता है और फोकस बिंदु है वो अंदर की तरफ हो गया। तो पहला नियम क्या है कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत होती है कि कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ये प्रकाश की किरण इससे प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो ये कौन सा नियम हो गया आपका, पहला नियम। क्लियर है, अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम इसका उल्टा करना है आपको, वही हमारे पास 2 दर्पण लेने हैं, तो एक तो कौन सा, अवतल दर्पण बाहर की तरफ पॉलिश कर दो और एक उत्तल दर्पण, तो इसके अंदर की तरफ परावर्तक पॉलिश। ये इसकी मुख्य एक्स है और ये वाली इसकी मुख्य एक्स है। ठीक है, अब पहले में पहला नियम क्या था कि मुख्य एक्स के समांतर आती है वो तो फोकस बिंदु से गुजरती है, और जो फोकस बिंदु से गुजरेगी ये प्रकाश की किरण, ये मान लो क्या है आपका फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद इस मुख्य एक्स के समांतर हो गई। ये तो आपकी मुख्य एक्स है और ये वो परावर्तित किरण है, ये दोनों क्या है आपस में समांतर है, पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो पहले नियम का उल्टा कि जो समांतर आती है वो तो दर्पण से टकराकर मुख्य एक्स के फोकस बिंदु से गुजरती है, और जो फोकस बिंदु से गुजरती है वो दर्पण के मुख्य एक्स के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में कि कोई प्रकाश की किरण है, ये फोकस बिंदु से गुजर रही है, ऐसे गुजारेंगे इसको, यहाँ पे क्या है आपका फोकस बिंदु, तो ये है, ये समांतर होती हुई प्रतीत हो रही है हमें। ठीक है, ऐसे ये क्या है, परावर्तित किरण, और नीचे वाली क्या है, मुख्य एक्स। इस मुख्य एक्स के क्या हो गई, ये समांतर हो गई। कब है, जब ये प्रकाश की किरण देखना कहां से गुजर रही है, फोकस बिंदु से, ऐसे। तो इसमें क्या बोलेंगे कि गुजरती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में होता नहीं है, हमें मानना है कि प्रतीत हो रही है। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर मुख्य एक्स की क्या हो जाती है, समांतर, और उत्तल दर्पण में ये समांतर होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये कितने नियम हो गए आपके पास से, 2 नियम। अब देखते हैं इसका तीसरा नियम।
तीसरा नियम है तो हमारे पास वही क्या है, दो दर्पण। एक तो अवतल दर्पण के लिए देखते हैं जिसकी मुख्य अक्ष ये है, और ये वाला अंदर की तरफ पॉलिश करते ही कौन सा दर्पण बन गया हमारा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ध्यान से आपको चित्र अच्छे से बना लेना है। ये इसका P पॉइंट है, ये मुख्य अक्ष है, ये P पॉइंट यानी ध्रुव है। तो अगला नियम क्या है कि यहाँ पे देखना क्या होता है, फोकस बिंदु होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C होता है। कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से गुजर रही है, तो जैसे दर्पण से वो टकराती है तो वापिस उसी पथ पे लौट आती है। देखना, ये C से गुजर रही है और टकराकर वापिस इसी पथ से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें, कोई प्रकाश की किरण है ये वाली, जैसे मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे आपका C है, तो ये C से गुजर रही है तो दर्पण से टकराकर वापिस है वो C से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा नियम ये हो गया। चौथा नियम है, इसी डायग्राम में बता देता हूं कि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे या दर्पण पे जितने डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ये कोण 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का हो मैं मान लेता हूं थीटा डिग्री के कोण पे दर्पण पे आपतित हो रही है, तो थीटा डिग्री के कोण, नीचे वाला कोण, इतने ही कोण पे वापिस से परावर्तित हो जाती है। यही तो है परावर्तन का द्वितीय नियम है कि आपतित किरण होती है, आपतित किरण, ये बीच में ऐसे अभिलंब मान सकते हो आप कि आपतन कोण आई है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ पे क्या है, थीटा, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। मान लो कि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के साथ 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है, तो 30 डिग्री के कोण से वापिस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दर्पण पे थीटा डिग्री के कोण पे आपतित हो रही है तो वापिस कितने डिग्री पे परावर्तित हो जाएगी, थीटा डिग्री के कोण पे परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कितने नियम हो गए, 4 नियम हो गए हमारे पास है। एक बार दोबारा इसको रिपीट करवाता हूं आपको कि पहला नियम क्या है कि कोई प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से गुजरती है अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत कौन से दर्पण में होती है, में उत्तल दर्पण में। फिर दूसरा नियम भी उसका उल्टा है, क्या है कि कोई प्रकाश की किरण होती है वो यदि फोकस बिंदु से गुजर रही है, इस फोकस बिंदु से गुजर रही है तो मुख्य दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, और समांतर होती हुई प्रतीत कौन से दर्पण में होती है, उत्तल दर्पण में। फिर तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो वक्रता केंद्र से वापिस उसी पथ पर लौट आती है परावर्तन के पश्चात, और इसी में भी ऐसा होता है। चौथा नियम क्या है कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर जितने डिग्री के कोण से आपतित होती है उतने ही डिग्री के कोण से वापिस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, दोनों में ये 4 नियम है जिसकी सहायता से आप इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पहले और बता देता हूं। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पार्श्व परावर्तन क्या होता है, पार्श्व परावर्तन। ये समतल दर्पण के लिए होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्या है, कोई एक समतल दर्पण, ऐसे इस समतल दर्पण के सामने कोई एक वस्तु रखते हो आप, जैसे ये P कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस समतल दर्पण के सामने इस वस्तु के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके, ये P वस्तु है, कैसी दिखाई देगी, क्यों के जैसी। मतलब कि जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण का बायां भाग है वो तो दर्पण में क्या हो जाएगा, दायां, और जो वस्तु का दायां भाग है वो दर्पण में क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां दिखता है और दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि जो एम्बुलेंस होती है उसके जो आगे नाम लिखा होता है एम्बुलेंस से, वो उल्टा लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो सामने वाला जो दर्पण होता है उसमें कैसा दिखाई देते, फिर उल्टा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में जो वस्तु है एम्बुलेंस में जो ए है उसको उल्टा लिख देंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा उसमें। ठीक है, एकदम सही। तो 4 नियम मैंने आपको बता दिए। अगली क्लास में हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण करना। दोनों दर्पण से हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बना के देखेंगे।
ठीक है, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और आपने अभी तक इस क्लास का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें प्रकाश को, ऑप्टिक्स को मैंने डिटेल से शुरू कर रखा है, जिसका लेवल मैंने आपको बताया था कि अभी तक तो इसका लेवल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10th तक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 12th क्लास तक की जो ऑप्टिक्स है वो आपको कवर करवाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।